नमस्कार, मैं हूं सौरभ जोशी। सीएन राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित है बंगाल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद। अपने साथ में अब मैं इनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई बंगाल में ये जो सोनार बंगला को, ये सपने को लेके आ रहे हैं, वो कैसे इसको पूरा करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। बांग्ला नववर्ष का शुभेच्छा सबको। 10 साल पहले यहाँ पर तृणमूल की सरकार आई थी। उन्होंने कहा था कि हम लंदन बनाएंगे। 10 साल बाद भाजपा आ रही है और वो कह रही है हम सोनार बंगला बनाएंगे। तो यहाँ की जनता कैसे विश्वास करेगी और भाजपा आने के बाद में वो कैसे इसको सोनार बंगला बनाएगी, इसके बारे में बताइए। एक तो बंगाल के लोगों ने सारा पार्टियों को परखा है, बारी बारी में सारे लोग फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की बारी है, इसलिए लोग चाह रहे हैं भाजपा एक बार आए और हम अपने अधिकार के साथ बोल रहे हैं कि हम जो काम कोई नहीं कर पाया वो हम करेंगे, क्यों बाकी प्रदेशों में इस प्रकार काम हमने किया है। बड़े बड़े प्रदेश और छोटे प्रदेश, संपन्न हो या गरीब, सब जगह हमने परिवर्तन किया है। लोगों को लगा कि काम हो रहा है, इसलिए लोग बार बार हमको जिता रहे हैं और हमको बार बार वोट दे रहे हैं। वोट भी बढ़ता है, हर बार सीट भी बढ़ती है। इसके सेंट्रल में भी हम लोग हैं, यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसा है कि इधर आसाम और त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ लोगों को अब लग रहा है कि हाँ भाजपा ही एकमात्र विकास करने वाली पार्टी है, कानून व्यवस्था ठीक करने वाली, राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देने वाला इस प्रकार पार्टी है। और बंगाल के जागरूक जनता पहले से जानते थे, लेकिन हम उस प्रकार विकल्प उनके सामने रख नहीं पाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे संगठन विस्तृत है उसका, इसलिए लोगों का उम्मीद हो रहा है कि भाजपा आएगा तो कर देगा। और मोदी जी ने खुद बोल के एक बार हमको मौका दीजिए, हम कर देंगे। तो लोग इसी परिवर्तन के दिशा में इस बार पोलिंग कर रहे हैं। सोनार बंगला कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या करेंगे? स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, महिलाओं के लिए जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेके आप कैसे आगे क्या काम करेंगे? देखिए, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है, उसमें प्राकृतिक संपदा भरपूर है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी, बुद्धिमान हैं और इंडस्ट्री, व्यवसाय करने के लिए जो जो साधन की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, सब है। गंगा है तो पानी के माध्यम से, समुद्री माध्यम से जा सकते हैं। अटल जी की दूरदर्शी के कारण बड़े बड़े जो राजमार्ग यहाँ क्वार्टर, स्वर्णिम चतुर्भुज जो वो है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, जो भी गंगा के द्वारा काशी तक जलयान चल रहा है, ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ की सरकार के पास कोई प्लान नहीं थी, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पाए। जैसा यहाँ कृषि होता है उसी प्रकार ज़मीन है जो इंडस्ट्री के लिए है। इन सरकारों ने इंडस्ट्री पॉलिसी के खिलाफ गए, ना कोई पॉलिसी था, लोगों का विश्वास भी नहीं जीत पाए। ममता बनर्जी ने इंडस्ट्री बंद करके सत्ता में आई है। सीपीएम वालों का भी वही था। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री था बंगाल, जगह जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट था। धारा देश से लोग यहाँ नौकरी चाकरी व्यवसाय करने के लिए आते थे, लेकिन इनकी इस प्रकार नेगेटिव पॉलिटिक्स के कारण चलबे ना सारा कारखाना बंद हो गया। आज यहाँ के लोगों को भागना पड़ रहा है उधर। शिक्षा में पहले से ही बंगाल आगे है, यूनिवर्सिटी से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल कॉलेज, शिक्षा की जो हार है वो आगे हैं हम। लेकिन आज शिक्षा क्षेत्र को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, परिवेश नहीं है, और इसलिए IAS IPS हमको बाहर से लाना पड़ता है और बंगाल से माइग्रेंट लेबर भेजना पड़ता है। तो इंडस्ट्री बनने के लिए कानून व्यवस्था पहले चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था एकदम ख़त्म हो गया है, चरमरा गया है। लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, इसलिए पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, जैसा कि बिहार में हमने किया है। तब यहाँ इंडस्ट्री लेके लोग आएंगे, बिजनेस लेके आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उनको सुरक्षा देना पड़ेगा, उनका आस्था जीतना पड़ेगा। वो भाजपा ने राज्यों में जीता है, इसी अधिकार से हम यहाँ काम करेंगे। तो इस प्रकार सारे चीज़ों का, और लोगों को केवल नौकरी नहीं है, कृषि का भी विकास होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, नया ढंग से कृषि होनी चाहिए, लोगों को लाभजनक होनी चाहिए। यहाँ इतना बड़ा कोस्ट बेल्ट है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, मछली खेती करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। सबसे ज़्यादा उपज भी करते हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश से मंगाना पड़ता है। तो यहाँ खपत है अंडा का, मांस का, मछली का, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। खेती में नयापन लाना पड़ेगा, नई नई फसल लाना पड़ेगा, जिससे कि लाभ हो लोगों का। इस प्रकार सारे किसानों की फसल का सही कीमत मिले, जो कानून सरकार ने चालू किया है उसको यहाँ लागू करेंगे, उसका शोषण बंद हो जाएगा, सहायक मूल्य मिलेगा, तो किसान कृषि में उसका मन लगेगा। नहीं तो नौजवान कृषि छोड़ करके लेबर बन के गुजरात जा रहे हैं।
इसको बंद करना पड़ेगा। सारे नौजवान भाग जाएंगे बंगाल छोड़कर तो यहाँ की विकास कौन करेगा? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बहुत ख़राब है और कोरोना के समय उजागर हो गया है। यहाँ के लोगों को चिकित्सा के लिए वेलोर चेन्नई जाना पड़ता है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, दवाई नहीं, बेड नहीं है, ये स्थिति है। फिर एक बार बढ़ रहा है कोरोना तो लोगों की चिंता है, कहीं बेड नहीं है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, हालत बहुत ख़राब है। ये सारी चीज़ों का सुधार करेंगे तो यहाँ के होनहार लोग अपने आप बंगाल का विकास करेंगे। तो इसलिए लोग उसी तरफ देख रहे हैं। जो व्यवसायी यहाँ से भाग गए हैं दिल्ली दूसरे प्रदेश में, वो बंगाल में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो इंडस्ट्री यहाँ चल भी रही है वो भी दूसरा इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो भरोसामंद सरकार हो, ईमानदार सरकार हो, लोग सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप बहुत ही कम समय में, बहुत जब छोटे उम्र के थे तब आरएसएस में आपने ज्वाइन किया था और अभी तक आप जुड़े हुए हैं और आगे भी आप काम करने की बताते हैं कि मुझे जुड़ा रहना पसंद है। तो इसमें क्या आकर्षण ऐसा देखते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप आरएसएस में रहना चाहते हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं? देखिए, संघ ने जो काम किया है वो राष्ट्र पुनर्निर्माण का काम कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम, वो एक अलग काम है, राजनीति से दूर है। लेकिन राजनीति तब चलेगा जब राष्ट्र रहेगा, सुरक्षित रहेगा और लोगों में देशभक्ति रहेगा, संस्कार रहेगा। तो वो चीज़ आरएसएस सिखाता है। तो हम लोगों ने बचपन से शाखा में गए, खेल कूद किए, देशभक्ति सीखा, डिसिप्लिन सीखा, देश की इतिहास, भूगोल, देश की धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी हुई। तो हमारा देश एक अलग देश है, दुनिया को नेतृत्व करने वाला देश है, नया विचारधारा और मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको सिखाने वाला देश है। हमारे महापुरुष ने दुनिया में जाके ये सब सिखाया है। आज उस भूमिका से हम हट चुके हैं। गुलामी के कारण और स्वतंत्रता के बाद जो पार्टियां इस देश में राज की, उनके सामने कोई विचारधारा नहीं था, कोई मोटो नहीं था, सत्ता चलाने का उद्देश्य था। इसलिए लोग भटक गए हैं। नया पीढ़ी जो है उसके सामने कोई इस प्रकार जो प्रेरित करने वाला विचारधारा व्यक्ति नहीं है, तो वो देना चाहिए। इसलिए संघ काम कर रहा है, लगभग 100 साल होने जा रहा है। आज संघ का काम इतना विस्तृत हो गया है, वहाँ से निकले लोग देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री, मंत्री बने। देश के अलग अलग क्षेत्र में कई संगठन काम कर रही है राष्ट्र पुनर्निर्माण में। उसका परिणाम देख रहा है, देश में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ रहा है। आज कोरोना के समय सारा दुनिया हमारी तरफ ताक रही है कि देश, भारत हमको सुरक्षा देगा और लगभग 35 देशों में हम दे रहे हैं वैक्सीन। और देने के बाद प्रधानमंत्री ने लिया है, लोगों ने सराहना की है। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया की जो आप दबक का हम मानते हैं वो हमने करके दिखाया है। लोगों ने हनुमान जी के साथ तुलना कर रहे हैं जो वैक्सीन हम भेज रहे हैं। तो ये इस परंपरा को, संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का हमारे पास मौका आया है और मोदी जी के नेतृत्व में वो काम भरपूर हो रहा है। और मोदी जी का जो विचारधारा है, उद्देश्य है, वो संघ से प्रेरित है। इसलिए संघ काम प्रभावी होगा तो राष्ट्र निर्माण में हमारा गति बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे। जो काम हम आगे कर रहे हैं वो जल्दी सफलता की तरफ जाएगी। आप जब से जहाँ पहले आप अंडमान में प्रचार करते थे, फिर अंडमान से आए तो बीजेपी हार गई, फिर आप खड़गपुर में थे, वहाँ पे एमएलए के लिए रहे, जब वहाँ से आए तो फिर वहाँ बीजेपी हार गई। मतलब आप जहाँ रहते हैं तो बीजेपी रहती है, जहाँ से चले जाते हैं तो बीजेपी हार जाती है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, हार गए नहीं है। एक बार बाई इलेक्शन में हारे हम लोगों ने, मैंने 2 बार जीता, वहाँ एमएलए जीता, एमपी जीता, इस बार भी एमएलए जीतेगा और खाली वहाँ नहीं, पूरा बंगाल में जीतेगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ के कार्यकर्ता को संभालना पड़ता है, परिस्थिति को देखना पड़ता है। तो कई बार हार जीत होती है। 2 बार एमपी रहे लोग वहाँ पार्लियामेंट में, क्या बोले, अंडमान निकोबार में। बाकी संगठन का भी अच्छा काम है। तो यहाँ मुझे जिम्मेदारी दिया प्रदेश का काम संभालने के लिए, पूरा प्रदेश घूमता हूँ। 18 एमपी हमने जिताया है, आगे चल कर 2 से एमएलए जीतेगा। 4 से 40%, आपने एक जगह कहा है कि 4% थी बीजेपी, आज 40% हो गई है। तो उसके पीछे क्या वजह रही, उसको कैसे किया गया? संगठन करना एक बात है, दूसरा राजनीति में अलग प्रकार से थोड़ा लोगों तक जाना पड़ता है। लोग जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार करना पड़ता है। हम लोग आंदोलन करते हैं, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं, अलग अलग इशू को लेकर सामने जाते हैं और लोगों का ऊपर जो नया अत्याचार होता है उसका विरोध करते हैं। इसके लिए हमारे लगभग 145 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये सरकार तानाशाही सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। इसके खिलाफ लड़ना बहुत कठिन है, हिंसक लड़ाई होती है। और हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सीना तान के लड़ाई किया, लोगों का विश्वास जीता, आशीर्वाद जीता, तभी सफलता आई है। और लगातार पिछले 5-6 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास आज रंग लाया है।
प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार समय दे रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि बंगाल बदलेगा और बदलाव की तरफ बढ़ चुका है बंगाल, और वो हम करके रखेंगे, करके छोड़ेंगे। आपने कहा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उम्मीदवारों पर भी हमले हो रहे हैं, तो इसको लेके भाजपा क्या कर रही है, आगे क्या करेगी? नहीं, ये जो सरकार है, ये सरकार जब तक रहेगी ये हिंसा रहेगा, संतरास रहेगा। लगभग 15 हमारे उम्मीदवार पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, गोली भी चली है। तो इसको झेलते हुए हम इतना दूर आगे बढ़े हैं, और तभी लोग हमको विश्वास किया है, आशीर्वाद किया है। तो इस बार सरकार बदलेगा तो हिंसा और ये भ्रष्टाचार ये सब बदल जाएगा। मतलब क्या आप आएंगे तो बंगाल के अंदर से हिंसा को ख़त्म करेंगे? जो अभी राजनीतिक, जब भी इलेक्शन के टाइम में कुछ भी दंगा फसाद होता है वो सब ख़त्म करेंगे। अगला, जैसे कि आपने कहा कि अपने इस मैनिफेस्टो में भी कहा गया कि भाई आएंगे तो घुसपैठ जो अपने बंगाल की सबसे बड़ी है वो हो गया, गो तस्करी हो गई, उसको कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, यहाँ ये जो होता है सरकारी मदद से होती है। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो बंद हो सकता है। पुलिस के द्वारा कराया जाता है, वहीं से पुलिस पैसा लेके पार्टी को देता है। तो पुलिस प्रशासन सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, अनैतिक कामों में लिप्त है, राष्ट्रविरोधी कामों में लिप्त है। तो कैसे समाधान होगा? सरकार अगर तय कर लेगा नहीं होगा तो नहीं होगा। यूपी बिहार में किया हमने, त्रिपुरा असम में किया है हमने, तो उसी आधार पर यहाँ भी काम करेंगे हम। लोग भी चाह रहे हैं परिवर्तन हो, लेकिन जो सरकार है वो केवल उल्टा काम करता है, प्रशासन को इसी कामों में लगा कर रखता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, कानून व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि भाजपा आए और उसको समाधान करे। हम प्रतिबद्ध हैं, वो करके देंगे हम। खड़गपुर से मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि हमें गर्व है कि हमारे पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता है, आपका नाम लेके कहा। दूसरी तरफ में गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई जो बंगाल का सीएम होगा वो धरतीपुत्र होगा। तो आप धरतीपुत्र भी है और आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम लेके मंच पे कभी नहीं कहा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाजपा की सरकार आती है 2 तारीख के बाद में, तो आपको सीएम पद पे हम लोग देख सकते हैं? नहीं, धरतीपुत्र तो बाकी सारे कार्यकर्ता जो मेरे साथ काम, सब धरतीपुत्र, और कोई भी सीएम बन सकते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। प्रधानमंत्री का प्रशंसा करना ये सौभाग्य की बात है। ऐसे बड़े नेता जब किसी का प्रशंसा करते हैं तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि काम ठीक करें और अच्छा काम करना चाहिए, पार्टी को, समाज को देना चाहिए। और बाकी कार्यकर्ता जो मेरे साथ खट रहे हैं उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। तो असफलता आई तो मैं सामने हूँ, इसलिए मेरा नाम हो रहा है। सबका उसमें योगदान बराबर है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी का हाईकमांड जो तय करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका, और हमारे जो विधायक दल होंगे वो अपना नेता को चुनेंगे। ऐसे ही हमारे पार्टी में होता है, किसी को थोप दिया कर दिया ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे सामने पार्टी बढ़ा है, हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं पार्टी में, तो स्वाभाविक मेरा नाम आ रहा है। इसी कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही बनूँ। तो उस समय जीतने के बाद पार्टी तय करेगा। जैसा कि अभी दीदी कह रही है, आज आपने कहा कि भाई हम लोग 200 पार हो गए हैं। आपने फेसबुक में भी एक जगह पोस्ट किया है कि भाई बीजेपी वॉन और टीएमसी लॉस, ऐसे करके आपने 2-3 जगह भी आज कहा है कि भाई बीजेपी आ रही है, 160 प्लस हो गए हैं। तो आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि 160 प्लस है? और कल 7वां चरण है, एक दिन बाद में फिर अपना 8वां चरण है, तो अभी तो बाकी है। और 2 जगह के 16 तारीख को चुनाव भी होने वाले, 2 जगह जहाँ पे कोरोना की वजह से जो कैंडिडेट मर गए थे। तो आप कैसे कैलकुलेशन करके कह सकते हैं कि बीजेपी आने वाली? नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ज़मीन पर खड़े रहते हैं, अपने हाथों से संगठन बनाते हैं। हमने 19 में स्लोगन दिया था, 19 में हाफ और 21 में साफ, वो लगभग कर दिया हम लोगों ने। कार्यकर्ता किस प्रकार लड़ते हैं, पब्लिक क्या चाहती है और हमारा काम कहाँ है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। हमारे कार्यकर्ता हमको जो टारगेट देते हैं हम उसको पूरा करते हैं। उस समय 21 सीट का टारगेट था, हम 18 तक पहुँचे थे, बाद में अभी 21 हो गया है हमारा। इसमें 200 का टारगेट है, वो हम अचीव करेंगे क्योंकि हमारे कार्यकर्ता तैयार है। पिछले 2 साल से लगातार परिश्रम कर रहे हैं हम लोग, उसका परिणाम आया है। जो कमियां थी उसको दूर किया है, और हम जो जीत रहे हैं वो लोगों के बातचीत से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। ममता बनर्जी बरगला गई है, उससे पता चल रहा है। तो इससे पता चल, ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर, इससे पता चल रहा है कि वो हार चुकी है। तो हारना ही था उनको और हमको जीतना था। लोगों की इच्छा शक्ति को हमने प्रबल किया और बंगाल में परिवर्तन निश्चित कर दिया। दीदी कह रही है कि हम 70 से ज़्यादा बीजेपी लेके नहीं आएगी, वो आ जाए चाहे उसके बाप आ जाए, ऐसे करके बोले। नहीं, वो ये तो हताशा की बात, इस प्रकार बात कोई नहीं करता, चीफ मिनिस्टर तो नहीं करते हैं। दूसरा, उन्होंने 42 में 42 आसन चाहिए बोले थे लोकसभा में, लेकिन उनका 34 था, उसमें से 12 गायब हो गया। तो क्या बोले थे, कहाँ क्या हुआ, वो दोनों का विचार कर लीजिए। ममता बनर्जी एकदम
पगला गई हैं, क्योंकि वो हार चुके मालूम है, खुद भी नहीं जीत पाएंगी। तो इसलिए केवल समय बिता रही हैं। एक्सपायरी गवर्नमेंट हो गई है, समय पर सब ठीक हो जाएगा। आपके खड़े होने की बात थी यहाँ से, तो फिर टिकट का हुआ नहीं, कैसे क्या? नहीं, मैंने पार्टी को बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एमपी हूँ ऑलरेडी, तो विधायक का समयकाल पूरा नहीं किया, पार्लियामेंट में चला गया, फिर इसको पूरा नहीं करेंगे। लेकिन इस समय चुनाव में लड़ाना सबको प्रचार करना चाहिए, और जो कार्यकर्ता हमारे लड़ रहे हैं उनके सामने खड़ा होकर कंधे पे कंधे मिलाकर लड़ना चाहिए। जो संकट के समय, लड़ाई के समय वो मुझे अपने पास देखना चाहते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि मुझे मुक्त रखा जाए, मैं प्रचार करूं। तो पार्टी ने मुझे गाड़ी दिया, हेलीकॉप्टर दिया, मैं धमाधार प्रचार कर रहा हूँ, 5-6 सभा कर रहा हूँ। पार्टी में भी टिकट को लेकर शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो उसको लेके आप कुछ कहेंगे? नहीं, होता रहता है। जिस पार्टी का जीतने का संभावना बढ़ा होता है उसमें सारे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और आए भी हज़ारों लोग। 294 सीट थी, तो सबको देना संभव नहीं था। जिनको लगा कि जीतेंगे उनको दिया गया, और जिनको नहीं मिला उनको लगा कि मन में दुख हुआ कि मिलना चाहिए था, बिल्कुल सही था। लेकिन इतना ही है, और बाद में पार्टी को जिताना है। पहली बार सत्ता में हम आ रहे हैं, इसलिए सारे कार्यकर्ता फिर लग गए अपने पार्टी का हित में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो आग लग जाएगी। हाँ, इन लोग बहुत बड़े बड़े बात किए था। 370 हटाओगे तो खून का नदी बह जाएगा, फिर कश्मीर में चुनाव हुआ तो चुनाव होगा तो खून बहेगा। सब घर में चुपचाप बैठे रहे, सब हो गया, देखते रह गए। इन लोगों की बात में कोई दम नहीं है। पार्टी ही खत्म हो जाए। वेस्ट बंगाल में इस बार कांग्रेस खत्म हो जाएगा। अगले सीएम बीजेपी से ही होगा बंगाल में, और 2 तारीख के बाद वो पक्का हो जाएगा। तो ये थे हमारे भाजपा से दिलीप घोष जी। इन्होंने सभी बातें बड़ी बेबाकी से बताई कि कैसे क्या होगा और सोनार बंगला कैसे बनेगा, इस पर बताएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबको, अभिनंदन। मैं सौरभ जोशी, सीएन राष्ट्र से पार्थसारथी कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।